हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और मैंने 2024 के दिसंबर में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है विद 99.82 परसेंटाइल के साथ। मैं इस समय हिस्ट्री की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत करवा चुका हूं और पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण काल कल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो पूरा पाषाण युग हो गया था। उसके बाद बात चलती है कि अब जो पाषाण काल के पश्चात जो नेक्स्ट टॉपिक आया उसका नाम है ताम्र युग या धातु युग के नाम से जिसे जाना जाता है। तो आज जिस टॉपिक की बात होगी उसमें बात होगी ताम्र युग की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो नवपाषाण काल था उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी जो नवपाषाण काल था, ये कल नहीं बताया था। नवपाषाण काल जो है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, गैर मृद भांड काल और मृद भांड काल में। यानी क्या हो जाएगा, गैर मृद भांड काल, मृद भांड काल यानी नॉन पॉट्रिक। इसे क्या बोलेंगे, नॉन पॉट्रिक, यानी पॉट्रिक नहीं बनाएगी, नॉन पॉट्रिक पीरियड हो जाएगा। और इसे मृद भांड काल, मृद भांड क्या हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन, मृद भांड काल। इसे बोलेंगे पॉट्रिक पीरियड, पॉट्रिक पीरियड। ठीक है, तो नवपाषाण काल को कितने दो पार्ट में विभक्त किया गया है, गैर मृदभांड काल और मृदभांड काल, नॉन पॉट्रिक पीरियड और पॉट्रिक पीरियड में डिवाइड करा गया है। अब बात आती है पॉट्रिक पीरियड, क्योंकि जो इसमें मृदभांड बनाए गए नवपाषाण काल में, इसकी बात चल रही है। ठीक है, तो ये जो मृदभांड काल के अंतिम चरण में, मृदभांड काल के अंतिम चरण में किसका विकास हुआ, किसका खोज हुई, तो तांबे की खोज हुई नवपाषाण काल के अंतिम चरण में। नवपाषाण काल के अंतिम अंतिम चरण में तांबे की खोज होती है। किसकी, तांबे की खोज होती है नवपाषाण काल के अंतिम चरण में। यानी मृदभांड काल जो है इसके अंतिम चरण में किसकी खोज होती है, तांबे की खोज होती है। कालांतर में धीरे धीरे क्या होता है, कालांतर में क्या होता है, कालांतर में तांबा हो गया, फिर आता है कांस्य, कांस्य और लौह, कांस्य और लौह की खोज होती है, कांस्य और लौह की खोज होती है। इस तरह से देखने में आता है कि अब जो चरण चल रहा है उसमें तांबे की खोज हो रही है, कांसे की खोज हो रही है और लोहे की खोज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अब पाषाण काल का जो टाइम पीरियड चल रहा था वो समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात धातु युग की शुरुआत होती है। तो इसको क्या इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार पाषाण युग के पश्चात, पाषाण युग के पश्चात, पाषाण युग के पश्चात किसका, धातु युग का प्रारंभ हो जाता है। किसका, धातु युग, धातु युग का प्रारंभ होता है। ठीक है, धातु युग का प्रारंभ हो जाता है, धातु युग का प्रारंभ हो जाता है। अब बात आ रही है कि धातु युग, तो धातु युग कौन कौन सी धातुएं जो सबसे पहले आ रही है, वो तीन धातुएं हैं। उनमें जो पहला आ रहा है वो तांबा आ रहा है, क्या आ रहा है, तांबा आ रहा है। दूसरा जो कांसा आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, लोहा आ रहा है, लौह। ठीक है, इन सब की बात चल रही है, तांबे की, कांसे की और लोहे की बात चल रही है। ये तीनों युग हो गए। अब बात आ रही है इसी ताम्र युग की, तांबे की बात चल रही है। आज जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, एक नंबर की बात चल रही है, तांबे की। किसकी, ताम्र युग की, ताम्र युग। जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि इस युग में यानी ताम्र युग में किसके, तांबे के उपकरणों का प्रयोग ज्यादा किया जाने लगा। यानी प्रधानता किसके रही, तांबे के उपकरणों की। लेकिन ऐसा हुआ कि तांबे के उपकरणों के साथ साथ पाषाण उपकरणों का भी यूज होता रहा, क्योंकि पाषाण उपकरणों को नष्ट नहीं कर दिया गया, न ही अचानक से वो खत्म हो गए थे। लेकिन धातु युग प्रारंभ हुआ तो धातुओं को मूल रूप से यानी धातुओं का मोस्टली यूज किया जाने लगा। तो क्या हुआ, ताम्र युग में क्या लिखा है, ताम्र उपकरणों के साथ साथ, ताम्र उपकरण या औजारों के साथ साथ, औजारों के साथ साथ, औजारों के साथ साथ पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग किया जाने लगा, पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग, पाषाण उपकरणों
का भी प्रयोग होना, का भी प्रयोग होने लगा। इसलिए क्या कहा जाने लगा, ताम्र पाषाण युग। इसलिए से क्या कहा गया, ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाण संस्कृति या ताम्र पाषाण संस्कृति। ताम्र पाषाण संस्कृति अल्सो लिख देता है, अल्सो मतलब भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण संस्कृति भी कहा जाता है, यानी ऐसा युग या ऐसी संस्कृति जिसमें ताम्र के उपकरणों के साथ साथ पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता रहा। लेकिन मूलतः किसकी थी, मूलतः यानी प्रधानता जो थी वो ताम्र के उपकरणों की थी। प्रधान उपकरण जो था वो ताम्र था इस युग में, इसलिए इसे क्या बोला गया, ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब बात आ रही है कि सर्वप्रथम तांबे का उल्लेख मिलता कहाँ है, क्योंकि सर्वप्रथम तो एक हिस्टोरियन हुए हैं, उनका नाम है बीजी चाइल्ड। उन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी है जिसका नाम है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। क्या नाम है, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। एक बुक है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, ये बुक है। ठीक है, इस बुक को किसने लिखा है, इसके जो राइटर है या हिस्टोरियन है, राइटर मान लेते हैं, जो हिस्टोरियन है उनका नाम है बीजी चाइल्ड। क्या नाम है, बीजी चाइल्ड। इन्होंने इस पुस्तक में मिलता है तांबे के विषय में, तांबे के प्रयोग और उसके लाभ के बारे में, और उसके लाभों का वर्णन किया गया, और उसके लाभों का वर्णन मिलता है। यानी एक बुक जो है पीजी चाइल्ड के द्वारा रचित है, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में सबसे पहले तांबे का प्रयोग और उसका लाभ क्या थे इसके बारे में जिक्र मिलता है। अब बात आ रही है कि तांबे का जो प्रयोग हो रहा था, तो तांबे के प्रयोग से किस में ज्यादा फायदा हुआ, तो तांबे के प्रयोग से अर्थव्यवस्था में यानी आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हो गया, इससे उत्पादन में वृद्धि होने लगी। यानी तांबा जो था, तांबे से हल बनाए जाने लगे, जुए बनाए जाने लगे, नाव और पहिए का आविष्कार हो गया। तांबे से ही क्या हो गया, तांबे की मोहरें बनाई जाने लगी जिससे विनिमय में आसानी हो गई। तांबे से लोगों के पास जब मनी होता तो लोग क्या कहते हैं, मैं व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना का विकास होता कि मेरे पास इतना धन है, यानी अपने को मालिक बनाने की जो फीलिंग आई वो किस में आई, वो ताम्र युग में ही आई। यानी इससे क्या हुआ, तांबे की खेती यानी खेती के उत्पादन में वृद्धि हो गई। जो तांबे का प्रयोग है, ताम्र युग है तो इसमें तांबे को मुख्य प्रधानता दी गई है। यानी तांबे के प्रयोग से मुख्यतः क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा, तांबे का प्रयोग जो है, तांबे के प्रयोग से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन कौन से हैं, कुछ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ देख लो यहाँ तक, शायद आज इतना दिखता होगा, उसके बाद वहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो पहला जो हुआ ये उत्पादन में वृद्धि हुई, किसमें हुई, उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होती है बैल जो हल चलाते थे, बैल हल, जुए हो गया, पहिए और नाव के आविष्कार से नाव के बैल हल जुए पहिए और नाव के आविष्कार से उत्पादन में वृद्धि हुई। इसमें हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट एक और यहाँ पे लिख देते हैं, इससे क्या हुआ, जब ये हुआ उत्पादन में वृद्धि हो गई तो क्या, व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना का विकास होता है। किसका होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना आती है, व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना। ये 3 पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पे। चौथा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट जो यहाँ पे आता है, अब जो तांबे था तो तांबे से क्या बनाया जाने लगे, सिक्के बनने लगे और मोहरे बनने लगे। सिक्कों और मोहरों के प्रयोग से, सिक्कों और मोहरों
के प्रयोग से व्यापार वाणिज्य में क्या हुआ, आसानी हुई। व्यापार हो गया वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने लगी, व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना बढ़ गई। अब देख रहे हो कितने ज्यादा जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण उत्पादन में वृद्धि होने लगी। ठीक है, पहिए नाव के विस्तार से उत्पादन में वृद्धि हो गई। फिर निकल गया व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना का विकास हुआ। सिक्कों और मोहरों के प्रयोग से व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस तरह से अब देखो इतने ज्यादा तांबे के प्रयोग से इतने ज्यादा लाभ हो रहे हैं। अब अगर इतने ज्यादा लाभ हो रहे हैं तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे जो कबीले थे वो क्या होने लगा, नगर राज्य में कन्वर्ट होने लगे। नगर राज्य में विकास की तरफ, नगर राज्य में आगे बढ़ गए, नगर राज्य के निर्माण में के प्रक्रिया में आगे बढ़ गए। पहले जो कबीले हुआ करते थे वो धीरे धीरे गांव बने, समुदाय बने और फिर नगर और फिर राज्यों में कन्वर्ट होने लगे। यानी तांबे के व्यापार से कितनी ज्यादा फायदा हो रहा, तो ये चीज हो जाती नगर। अब इस तरह से देखा जाता कि जो ताम्र युग की जो ग्राम्य संस्कृति थी यानी गांव में जो थी, ठीक है, अब धीरे धीरे गांव जो थे वो शहरों में कन्वर्ट होने लगे। यानी इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो ताम्रयुगीन ग्राम्य संस्कृतियां थी, क्या थी, ताम्रयुगीन ग्राम्य संस्कृतियां, ग्राम्य मतलब गांव की जो संस्कृति थी, ग्राम्य संस्कृतियां। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा कांस्य युगीन, क्या आएगा, कांस्य युग आएगा। तो कांस्य युगीन शहरी सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यानी क्या हो जाएगा, कांस्य युगीन शहरी सभ्यता, कांस्य युगीन शहरी सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब ये चीज समझ में आ रही होगी कि ताम्र युग के खोज होने से, यानी ताम्र युग में तांबे के उपकरणों के साथ साथ पाषाण उपकरणों के खोज से कितने ज्यादा आर्थिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो आर्थिक बदलाव में सिक्के और मोहरों के प्रयोग से व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने लगती, धीरे धीरे कबीले जो थे वो नगरों में कन्वर्ट होने लगे, राज्यों में बदलने लगे। इस तरह से जो ताम्र युग में जो ग्राम्य संस्कृतियां होती थी वो कहीं बदल गई, कांस्य युग में शहरी सभ्यताओं के लिए पृष्ठभूमियां तैयार कर देती है। ठीक है, ताम्र युग में ताम्र का उल्लेख जो सबसे पहले मिलता है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में मिलता है, जिसके रचयिता कौन है, जिसके जो हिस्टोरियन ने लिखा उसको ना बीजी चाइल्ड ने लिखा। तांबे के प्रयोग और उसमें लाभों के वर्णन के बारे में बताया गया। और तांबे के प्रयोग से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण और व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। जो ये है पहिए हैं, नाव के आविष्कार है, चाक का आविष्कार या पॉटरी जो है उसका निर्माण किससे किया जाता, तांबे के उपकरणों से किया जाता। व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना का विकास होता। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो अब ये देख लेना जरूरी हो जाता है कि ताम्र युग जो है उसका विस्तार किस किस राज्य में मिलता है या उसके स्थल जो है कहाँ कहाँ मिलता है। तो ठीक है, ये सब नोट कर लिया होगा, मैं इतना ही रेज कर देता हूँ यहाँ से ऊपर का। ठीक है, ताम्र युग चल रहा है। ठीक है, नोट करते रहना प्रॉपर तरीके से, जिससे कि किसी चीज में दिक्कत ना हो। ठीक है, पूरा ही रेज कर देता हूँ ये वाला भी। ठीक है, तो अब देखना यह है कि जो ताम्रयुगीन संस्कृतियां थी इसको बांटा किन गया, अवशेषों के आधार पर या स्थलों के आधार पर, अवशेषों या स्थलों, यानी जो स्थल मिले स्थलों के आधार पर, आधार पर ताम्र युग को 6 भागों में डिवाइड किया गया। ताम्र युग का जो विस्तार है, ताम्र युग का जो विस्तार है वो 6 भागों में मिलता है, 6 भागों में मिलता है, 6 भागों में मिलता है। ये चीज समझ में आ गई। तो 6 भागों में जो पहला भाग है उसका नाम है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। क्या है, दक्षिण पूर्वी
दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है यहाँ पे ताम्रयुगीन संस्कृतियां पाई गई। तो इसमें कौन कौन से पुरातात्विक स्थल, तो इसमें 3 स्थल जो मिलते हैं वो हैं मुख्य। जो सबसे पहला आता है अहाड़ है, अहाड़ है उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। दूसरा है बनास, ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। फिर है अहाड़ हो गया, बनास हो गया, बालाथल है, बालाथल है, और एक गणेश्वर है, गणेश्वर। ये है। तो 4 स्थान ऐसे हैं जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, तो अहाड़ और बनास की बात कर ली जाती है। तो ये जो अहाड़ और बनास है ये किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर स्थित है। अहाड़ और बनास यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा ये हो जाता चौथा। हम बात इस टॉपिक की कर लेते हैं। ये 1 नंबर है तो इसे ए नंबर दे देते हैं। ठीक है, ए यानी ए। अहाड़ और बनास, अहाड़ और बनास, अहाड़ और बनास, ये 2 स्थल किस नदी घाटी पर स्थित है? तो बनास नदी घाटी पर स्थित है। किस नदी? बनास नदी घाटी पर स्थित है। बनास नदी घाटी पर स्थित होने के कारण इस संस्कृति को क्या कहा जाता है? अहाड़ और बनास नदी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि बनास नदी घाटी पर स्थित है इसलिए अहाड़ और बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अहाड़ और बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता, अहाड़ और बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता। अहाड़ और बनास ये ऐसे ताम्रपाषाण युगीन स्थल हैं जहां से क्या क्या मिले? बड़ी बड़ी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची मिट्टी, ठीक है, गीली मिट्टी, और क्या है? प्रस्तर, जो पत्थर है इनसे निर्मित मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। गेहूं, जौ, अनाज का उल्लेख मिलता है। तो क्या क्या बड़ी बड़ी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं? बड़ी बड़ी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, बड़ी बड़ी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। एक ये हो गया। दूसरा क्या लिखा है? मकान जो है, यहाँ के जो मकान मिलते हैं वो कैसे? गीली मिट्टी के होते हैं, गीली मिट्टी, कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटें, और मकान जो यहाँ के मिलते हैं वो गीली मिट्टी, कच्ची ईंटें और प्रस्तरों से, प्रस्तरों से निर्मित मिलते हैं। प्रस्तरों से निर्मित मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई। जो यहाँ के जो मकान मिलते हैं वो गीली मिट्टी, कच्ची ईंटें और प्रस्तरों से निर्मित मिलते हैं। लेकिन एक बात यह है कि किंतु अहाड़ हो गया, बनास हो गया, ये चीज समझ में आई। अहाड़ हो गया, बनास हो गया, गिलोंद, अहाड़ हो गया, गिलोंद। अहाड़ और बनास तो एक ही बात हो जाएगी, अहाड़ और बनास। दूसरा हो जाएगा गिलोंद, क्या हो जाएगा? गिलोंद। ये है चित्तौड़ में, ठीक है, चित्तौड़। ये चीज समझ में आ गई। अहाड़ और बनास, बनास नदी घाटी पर स्थित होने के कारण इसे अहाड़ और बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से बड़ी बड़ी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर जो भी मकान मिलते हैं वो गीली मिट्टी, कच्ची ईंटें और प्रस्तरों से निर्मित मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात आती है कि जो गिलोंद है, लेकिन किंतु पत्थरों से निर्मित मिलते हैं। अब बात आ जाती है सिंगल की, बात कर लेते हैं। अहाड़ और बनास संस्कृति ये चल रहा था। यहाँ के जो मृदभांड मिलते हैं, यहाँ से चूल्हे या तंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलता है? चूल्हे यानी तंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। तंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। कई प्रकार के मृदभांड मिलते हैं, कई प्रकार के मृदभांड। लेकिन यहाँ पर जो विशिष्ट बात है, यानी जो विशिष्ट है उसमें क्या आते हैं? BRW आता है, BRW यानी ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड, इसे लिख सकते हैं ब्लैक, काले और लाल बर्तन, ठीक है, काले और लाल मृदभांड। यानी जो यहाँ के जो पत्थर, यहाँ के जो मृदभांड मिलते हैं वो लाल रंग के होते हैं, लेकिन इन पर काले रंग से क्या किया गया है? अलंकरण किया गया है। ये चीज समझ में आ गई। ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिलते हैं, जो मुख्यतः है ये विशिष्ट है। इस संस्कृति की बात हो रही है। अब बात आ रही है कि यहाँ से अहाड़ के बारे में देख लेते हैं। अहाड़ जो पर्सनल, अब अगर अहाड़ की बात आई है तो यहाँ से
इसे किस नाम से, जो आहार स्थल है, इस ताम्र पाषाणी स्थल से सबसे ज्यादा तांबे की वस्तुएं उपकरण मिलते हैं, सबसे अधिक तांबे के उपकरण मिलते हैं, सबसे अधिक ताम्र उपकरण मिलते हैं, सबसे अधिक ताम्र उपकरण। अगर सबसे अधिक ताम्र उपकरण मिलते हैं, इसलिए इसलिए इसे किस नाम से जाना था, ताम्रवती, ताम्रवती, इसलिए इसे ताम्रवती कहा जाता है। अब ताम्रवती कहा जाता है तो तांबे के उपकरण मिलते हैं, सबसे अधिक उपकरण मिलते हैं, यानी इसमें कौन कौन से उपकरण आ जाते हैं, तो जैसे यहाँ से कुल्हाड़ी मिल गई, तांबे की ही मिली हुई है, कुल्हाड़ी मिल गई, चाकू मिल गया, ठीक है, चूड़ियाँ मिल गई, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ हो गया, अंगीठी हो गया, अंगीठी आदि। इस तरह के जो उपकरण है वो कहाँ से मिलते हैं, आहार से मिलते हैं, जिसे ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, यानी तांबे के उपकरण जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब एक बात और है, अगर यहाँ से तांबे के उपकरण पाए जाते हैं तो तांबे को गलाने की प्रक्रिया का साक्ष्य भी मिलता है। क्या मिलता है, तांबे तांबे को गलाने, तांबे को गलाने की प्रक्रिया का साक्ष्य मिलता है, तांबे को गलाने की प्रक्रिया का साक्ष्य मिलता है, तांबे को गलाने की प्रक्रिया का साक्ष्य मिलता है। अब इतना होने के बाद यहाँ पे एक और विशेषता है जो आहार से मिलती है, वो मिलती है टेरिकोटा का बैल, बहुत फेमस है, टेरिकोटा, टेरिकोटा का बैल मिलता है यहाँ से, और मिलता है कांस्य की बनी चादर, कांस्य, कांस्य की बनी, कांस्य की बनी चादर मिलती है, ठीक है, आहार हो गया। अब दूसरी बात आ रही है गिलोंद की, किसकी बात आ रही है, गिलोंद, कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ राजस्थान, चित्तौड़, चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो गिलोंद जो है यहाँ से पक्की ईंटों से निर्मित मकान के साक्ष्य मिलते हैं, भारत का एकमात्र ऐसा ताम्र पाषाणी स्थल जहाँ से पक्की ईंटों से निर्मित, तो क्या हो जाएगा, सर्व पक्की ईंटों से निर्मित, हाँ यहाँ से ऐसे लिखो, केवल पक्की ईंटों से निर्मित मकान के साथ, पक्की ईंटों से निर्मित, पक्की ईंटों से निर्मित मकान, पक्की ईंटों से निर्मित मकान के साक्ष्य मिलते हैं गिलोंद से। दूसरा क्या मिलता है, दूसरा यहाँ से मिलता है, पक्की ईंटों से निर्मित मिल जाते हैं, स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं, यानी पत्थरों से जो स्तंभ टाइप के, यानी खड़े गड्ढे में मिल रहे हैं, स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं, स्तंभ गर्त के साक्ष्य। और तीसरा एक और मिलता है जो प्रस्तर फलकों, प्रस्तर फलकों, यानी पत्थरों को तोड़कर जो फलक बनाए जाते थे उनसे उद्योगों के निर्माण के साथ मिलता है, प्रस्तर फलकों के उद्योगों, प्रस्तर फलकों के उद्योगों की, उद्योगों के बारे में, उद्योगों के साक्ष्य मिलते हैं, उद्योगों के परिणाम मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी, गिलोंद जो है ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, आहार जो है सबसे अधिक ताम्र उपकरण मिलते हैं, जिसे ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं, जैसे कुल्हाड़ी है, चाकू है, चूड़ियाँ है, अंगीठी है, तांबे को गलाने की प्रक्रिया का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। इसके अलावा टेरिकोटा का बैल और कांस्य की एक बनी चादर भी मिलती है। अब अगर ये हो गया तो तीसरा स्थान जो आता है यहाँ पे बालाथल आता है, क्या आता है, बालाथल। यहाँ से क्या मिलता है, ताम्र उपकरण के साथ साथ पाषाण उपकरण भी मिलते हैं, यानी ताम्र पाषाण मिलते हैं, ताम्र और पाषाण के उपकरण मिलते हैं। तो ये चीज समझ आ गई, ताम्र और पाषाण उपकरण मिलते हैं। नवीनतम ज्ञात स्थल है, क्या है, नवीनतम ज्ञात स्थल है, नवीनतम ज्ञात स्थल है, अभी खोजा गया। इसका जो उत्खनन करवाया वो करवाया बीएन मिश्रा ने, किसने, बीएन मिश्रा, बीएन मिश्रा ने इसका उत्खनन करवाया। नवीनतम ज्ञात स्थल है, यहाँ से ताम्र और पाषाण उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, बालाथल से। इसके अलावा यू आकार के चूल्हे मिलते हैं, यहाँ से क्या मिलते हैं, यू आकार के चूल्हे, बेर एवं पाषाण उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब एक दूसरा है गणेश्वर, चौथा देख लेते हैं, गणेश्वर को यही फिट कर देते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा इरेज करते हैं।
यहाँ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर जो है यहाँ पे क्या है, तांबे से निर्मित उपकरण मिलते हैं। गणेश्वर जो है ताम्र उपकरण के साथ साथ पाषाण उपकरण भी मिलते हैं। ताम्र के साथ साथ यहाँ भी ताम्र के साथ साथ पाषाण उपकरण भी मिलते हैं। जो यहाँ के निवासी थे, गणेश्वर के जो निवासी थे, तांबे से जो निर्मित वस्तुएं होते थे उसे कहाँ निर्यात करते थे, हड़प्पा को निर्यात करते थे। यहाँ के निवासी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ के निवासी जो थे ताम्र निर्मित उपकरणों को, ताम्र निर्मित उपकरणों का निर्यात, ताम्र निर्मित उपकरणों का निर्यात हड़प्पा को करते थे, हड़प्पा को करते थे। यानी ऐसे कौन से उपकरण हैं, तो यहाँ से जो हड़प्पा से मिला है छल्ले वाला, यानी तांबे से निर्मित जो छल्ला होता था उसकी जो पिन है, ठीक है, वो कहाँ से मिलती है, वो हड़प्पा से मिलती है। यानी जो गणेश्वर में तांबे से निर्मित जो थी, गणेश्वर के दोहरे छल्ले वाले, यानी गणेश्वर के अगर उदाहरण की बात कर ली जाए तो दोहरे छल्ले वाले पेन, दोहरे छल्ले वाले जो पेन है ये कहाँ से मिलते हैं, दोहरे छल्ले वाला पेन जो गणेश्वर में होता था वो हड़प्पा में मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ से गणेश्वर से हड़प्पा के लोगों का व्यापार वाणिज्य जो था समृद्ध अवस्था में था। यहाँ के लोग व्यापार वाणिज्य करते थे और यहाँ के लोग जो लोग थे वो तांबे से निर्मित वस्तुओं को कहाँ निर्यात क्या करते थे, हड़प्पा को निर्यात कर देते थे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दक्षिण पूर्वी 6 भाग हो गए थे, तो इनमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो पहला भाग था ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और शेषों के आधार पर ताम्रयुग का विस्तार। अब दूसरा देख लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है इसलिए दोबारा बता दे रहा हूँ। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का मतलब अहाड़ यानी राजस्थान, अहाड़ और बनास हो जाएगा, गिलुंद हो जाएगा जो चित्तौड़ में मिलता है, बालाथल हो जाएगा और गणेश्वर हो जाएगा। अहाड़ और बनास जो है बनास नदी घाटी पर स्थित है, इसलिए इसे अहाड़ और बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अहाड़ और बनास संस्कृति की बात चल रही है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। मकान गीली मिट्टी, कच्ची ईंटें और प्रस्तरों से निर्मित मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। चूल्हे यानी तंदूर जिस पर रोटियां बनाई जाती थी उसके साथ मिलते हैं। कई प्रकार के मृदभांडों के साथ मिलते हैं जिसमें ब्लैक एंड रेड वेयर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अहाड़ और बनास से मिलते हैं। दूसरी बात आ रही है कि अहाड़ यानी सबसे अधिक जो तांबे के उपकरण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, अहाड़ से मिलते हैं, अहाड़। तो अहाड़ को इसलिए ताम्रवती भी कहा जाता है, ताम्रवती या ताम्रवती। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कौन कौन से उपकरण मिले, जैसे कुल्हाड़ी है, चाकू है, चूड़ियाँ हैं, अंगीठी है आदि इस तरह के उपकरणों को मिल गए। अब अगर इतने ज़्यादा उपकरण मिलते हैं, इतने ज़्यादा उपकरण बनाए जाते हैं तो इसका मतलब है तांबे को गलाने की प्रक्रिया का साक्ष्य भी यहीं से आता है। इसके अलावा जब देखा जाता है तो टेरिकोटा का बैल और कांसे की बनी एक चादर, ये भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, आहार से मिलता है। दूसरा है गिलुंद। गिलुंद जो है एकमात्र ऐसा स्थान है ताम्रयुग में जहाँ से पक्की ईंटों से निर्मित मकान के साक्ष्य मिलते हैं। कैसे, पक्की ईंटों से। स्तंभ गर्त के साक्ष्य मतलब बिल्कुल सीधी और गर्त, ठीक है, गर्त का मतलब गड्ढे थे। प्रस्तर फलकों के उद्योगों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी पत्थरों को तोड़कर जो फलक बनाए गए मध्य पाषाण काल में, जिससे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना गया, उनके उद्योग, वहां से जो उद्योग लगाए गए, उद्योग धंधे किए गए उसके साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा जो स्टेप है बालाथल, ताम्र पाषाण उपकरण नवीनतम ज्ञात स्थल, इसका जो उत्खनन करवाया था BN मिश्रा ने करवाया था। यहाँ से क्या यू आकार के चूल्हे मिलते हैं, बेर जो खाने वाला होता है, एवं पाषाण उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। गणेश्वर जो है यहाँ से ताम्र और पाषाण दोनों तरह के उपकरण मिलते हैं, लेकिन यहाँ के जो मुख्यतः निवासी होते थे वो तांबे से जो निर्मित वस्तुएं होती थी वो हड़प्पा संस्कृति को क्या करते हैं, निर्यात करते थे, ठीक है। जैसे गणेश्वर से जो प्राप्त होता है दोहरे छल्ले वाली पिन, वो कहाँ मिलती है, हड़प्पा में मिलती है। तो इस चीज से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये ताम्र युग की जो पहला विस्तार चल रहा है उसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा स्थान, इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर देता हूँ तो आप लोग नोट करते रहिए। इस हिस्से का नोट हो चुका होगा, उधर का नोट करिए, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश, क्या आएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश। थोड़ा और देखना है क्या है, दूसरा स्थान जो आएगा वो आ जाएगा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 4 स्थान आते हैं,
देख लेते हैं चारों के बारे में। पहला जो है कायथा है, कायथा है, एरड़ है, नागदा है, नवदा टोली है, क्या है, नवदा टोली है, और एक है स्थान जो है वो है माहेश्वर। ये स्थान याद रखने हैं, कहाँ पढ़ते हैं, ये मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। तो कायथा जो है, क्या है, कायथा जो है, इसके बारे में इसकी जो खोज होती है, ठीक है, इसकी खोज जो करी है वीएस वाकड़कर ने करी है। और इसे जो कायथा जो संस्कृति है, यहाँ से जो मुख्य स्थान जो मिलता है, वो मुख्य स्थान जो यहाँ का प्रतिनिधि स्थल जो है वो मालवा है। इसलिए इसे कायथा को मालवा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, मालवा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यानी कायथा का जो मुख्य स्थल है वो मालवा है। यहाँ से मालवा संस्कृति के बारे में साक्ष्य मिलते हैं, मालवा के बारे में। तो कायथा को किस नाम से जाना जाता है, कायथा को जो साहित्य में मिलता उल्लेख है, कायथा को कपित्थक नाम से भी जाना जाता है, कायथा को कपित्थक नाम से भी जाना जाता है। किसमें, साहित्य में, साहित्य में जो कायथा का नाम मिलता है वो कपित्थक मिलता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ ही वराह मिहिर का भी जन्म हुआ था, वराह मिहिर का जन्म हुआ था। कपित्थक हो गया, कायथा हो गया, ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी। कायथा से ये नाम मिलता है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसका, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन से 3 संस्कृतियां हैं देख लेते हैं। इससे पहले जो थी आहार, उसके साक्ष्य मिलते हैं, कायथा के तो मिलते ही हैं। आहार हो गया, कायथा हो गया, मालवा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, मालवा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं 3 संस्कृतियों के साथ। अब ये जो कायथा जो संस्कृति है या मालवा संस्कृति है, जो ये हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा का समकालीन स्थल भी माना जाता है इसे। तो क्या है, हड़प्पा के समकालीन यानी हड़प्पा के टाइम पीरियड में ही यह ताम्रयुगीन संस्कृति चल रही थी। हड़प्पा के समकालीन संस्कृति है, ठीक है। 3 संस्कृतियों का साक्ष्य मिलता है। कपित्थक हो गया, वराह मिहिर का यहीं से जन्म होता है। ये चीज समझ में आ गई। अब बात आ रही है कि मालवा संस्कृति के जो मृदभांड है, क्या है, मालवा संस्कृति के जो मृदभांड है, ये ताम्रयुग के सभी संस्कृतियों से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माने गए। यानी मालवा संस्कृति के जो मृदभांड है, ताम्र पाषाण सभी युग है, ताम्र सभी हो जाएगा, ताम्र पाषाण युगीन, सभी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियों के मृद भांडों से श्रेष्ठ है। संस्कृतियों में मृद भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं मृद भांडों से श्रेष्ठ है, मृद भांडों से श्रेष्ठ है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखना। यानी मालवा संस्कृति के जो मृद भांड मिलते हैं वो सभी ताम्र पाषाण युगीन जो भी संस्कृतियां हैं उनसे क्या मृद भांडों से श्रेष्ठ मिलते हैं। तो कायथा मालवा संस्कृति के नाम से जाना गया। यहाँ पे इसकी जो खोज करी है उनका नाम मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो खोज करते हैं इनका नाम है, उत्खनन करता वीएस वाकड़कर, यह नाम याद रखना, ठीक है। वराह मिहिर का भी जन्म होता है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें आहार है, कायथा है, मालवा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। ये संस्कृति जो है हड़प्पा की समकालीन संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। मालवा संस्कृति, ये चीज मैं बता चुका हूँ। अब बात आ रही है एरड़ की, यानी जो इसमें ए वाला जो पॉइंट था ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये इसकी बात हो रही है बी। ये जो एरड़ है यहाँ से केवल एक ही साक्ष्य मिलता है, विशाल सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं, विशाल सुरक्षा प्राचीर, यानी विशाल सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य, यानी एक विशाल दीवार बनी हुई मिलती है। ये हो गया। तीसरा स्थान आता है नागदा। क्या आता है, नागदा स्थान जो है यहाँ हाथी दांत से निर्मित। क्या, किस दांत से, हाथी दांत से निर्मित, हाथी दांत से निर्मित मानव के आकार की मूर्ति मिलती है, मानव के आकार की मूर्ति मिलती है, मानव के आकार की मूर्ति मिलती है। ये चीज हो गई, कायथा हो गया, एरड़ हो गया, नागदा हो गया। अब बात आ रही है नवदा टोली की। चौथा स्थान जो है यह है नवदा टोली। इसकी जो खोज करी थी
उन्होंने करी थी HD सांकलिया ने। किसने करी थी? HD सांकलिया, HD सांकलिया ने करी थी। दूसरी बात यह है कि नवदा टोली जो स्थान है, ठीक है, इसे मालवा संस्कृति का यानी कायथा स्थल का प्रतिनिधि स्थल भी माना जाता है। क्या माना जाता है? कायथा संस्कृति का, कायथा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल, कायथा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल। प्रतिनिधि का मतलब ये मुख्य स्थल के रूप में जाना जाता है, प्रतिनिधि स्थल भी माना जाता है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो नवदा टोली जो स्थान है, ठीक है, ये जो स्थल है, यहाँ ताम्र पाषाण युगीन जितनी भी संस्कृतियां उनमें सबसे ज्यादा उत्खनित की गई है, यानी सबसे ज्यादा उत्खनित, सबसे ज्यादा उत्खनित, उत्खनित यानी सबसे ज्यादा किसकी खुदाई करी गई? तो नवदा टोली की सबसे ज्यादा उत्खनित ताम्र युगीन, सबसे ज्यादा उत्खनित ताम्र युगीन, सबसे ज्यादा यानी सबसे बृहद उत्खनित ताम्र युगीन स्थल के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो किस स्थल की ताम्र युग में खुदाई हुई है तो नवदा टोली की हुई है। किसकी हुई है? नवदा टोली की हुई है। सबसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणकालीन स्थल। यहाँ से गेहूं, धान एवं जौ के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? गेहूं, धान एवं जौ, गेहूं, धान एवं जौ के साक्ष्य मिलते हैं। अनाज और फसलों के साक्ष्य, अनाज और फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। ये चीजें बहुत ही डिटेल में याद करनी पड़ेंगी। अनाज और फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। यह भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है ताम्र पाषाण युग का जहां से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। अनाज और बहुत सारे अनाजों के, अनाज और फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी ऐसा कोई भी स्थल नहीं जहाँ से हमें अनाज और इसके फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। तो नवदा टोली ऐसा स्थान हो जाएगा। HD सांकलिया ने इसकी खुदाई करी थी। ये चीज समझ में आ गई। एक है एरड़ और कायथा जो है, इसके बारे में एक पॉइंट रह गया है, वो बता देता हूँ। एरड़ और कायथा यहाँ देख लेते हैं। एरड़ और जो कायथा है, यहाँ से किलाबंद बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? किलाबंद बस्ती, किलाबंद बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक चल रहा था उसमें अवशेषों के आधार पर ताम्र युग का विस्तार चल रहा था। वो 6 भागों में डिवाइड था, जिसमें 2 भाग करवा दिए। पहला मैंने करवाया था दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसके 4 पार्ट थे। बालाथल भी उसी में था, गिलुंद था, अहाड़ था, ठीक है, माहेश्वर, गणेश्वर था। अब दूसरा जो चल रहा था पश्चिमी मध्य प्रदेश में कायथा है, एरड़ है, नागदा है, नवदा टोली और माहेश्वर। इसमें कायथा के बारे में मैंने बता दिया, वीएस वाकड़कर ने खोज करी थी। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। अहाड़ है, कायथा है, मालवा संस्कृति हड़प्पा के समकालीन संस्कृति मानी जाती है। कायथा संस्कृति को ही मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो मृदभांड हैं वो सभी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियों सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं। दूसरा है एरड़। एरड़ से क्या मिलते हैं? विशाल सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं। जो नागदा है, यहाँ से हाथी दांत से निर्मित मानव के आकार की मूर्ति मिलती है। नवदा टोली है, इसकी खोज किसने करी थी? HD सांकलिया ने इसका उत्खनन करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। दूसरे क्या है? कायथा संस्कृति का जो प्रतिनिधि स्थल यानी मुख्य स्थल माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर सबसे ज्यादा उत्खनित ताम्र युगीन की बात करी जाएगी स्थल की, तो वो है नवदा टोली। यहाँ से गेहूं, धान और जौ के साक्ष्य मिलते हैं, अनाज और फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। कल इसके जो 4 पार्ट बचे हैं उसके भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ तक इसका ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियों का विस्तार मिलता है। तो आशा कर रहे हैं ये सीरीज आप लोगों को काफी पसंद आ रही होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।